नमस्कार, मैं अजित कुमार। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे फील्ड के बारे में। हम रिंग थियरी में फील्ड तक आ चुके थे, फील्ड पूरा का पूरा पढ़ चुके थे। अब फील्ड के बाद अगला टॉपिक जो आता है, ठीक है, वो है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर एंड इरिड्यूसिबल एलिमेंट। ठीक है, इरिड्यूसिबिलिटी आती है जो रिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वहीं से इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल बनेगा और फिर आइडियल्स में वहाँ पे हम जाएंगे उसके थ्रू। तो सारे क्वेश्चंस लगभग वहाँ से बनते हैं, लास्ट टॉपिक से। तो अभी हम फैक्टर देख रहे हैं। व्हाट इज़ फैक्टर? तो फैक्टर के लिए पहले तो आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, इफ आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, then we have to choose two elements from R, that is A comma B, such that B equal to AC for any C belongs to R. Then we say that A is factor of B. That means if A and B are two elements from that ring, commutative ring with unity, then we say that A is factor of B if there exists C belongs to R such that B equal to AC. In that condition C is also becomes a factor. Okay, तो ये चीज़ है, आप यहाँ डेफिनेशन में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा B को AC के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, तभी कहा जाएगा कि A जो है B का फैक्टर है। यहाँ पे C क्या है? R का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब आप कहोगे ज़ीरो का फैक्टर, ठीक है, तो A और B क्या होते हैं? अगर नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लें, ज़ीरो का फैक्टर 2 होगा, 3 होगा, बिल्कुल ठीक है, वो तो होगा ही, क्योंकि ज़ीरो को हम 2 इंटू ज़ीरो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3 इंटू ज़ीरो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो होगा। आगे देखिए, इस पर एग्जाम्पल से आप और समझ जाएंगे। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कॉन्ट्रडिक्शन एक लेके चलते हैं, काउंटर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। काउंटर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बढ़िया है काउंटर एग्जाम्पल। देखिए, इसने क्या कहा कि अगर A को फैक्टर होना है B का, तो A और B को तो R में होना ही चाहिए, प्लस आपको एक ऐसा C मिलना चाहिए R में जिसके लिए आप B इक्वल टू AC लिख पाएँ। ठीक है, तो हम यहाँ सेट डिफाइन कर देते हैं। आपको पता है कि 2Z प्लस एन डॉट, ये रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इसमें यूनिटी आएगा? यूनिटी तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन रिंग तो है ना, रिंग तो है। ठीक है, ये एबिलियन ग्रुप है और ये क्या है? सेमी ग्रुप है। ठीक है, तो रिंग तो होगा। ठीक, कम्यूटेटिविटी की बात करेंगे आप तो कम्यूटेटिव भी होगा, यूनिटी नहीं होगा। आर यू है नहीं, कम्यूटेटिव रिंग तो सी आर है लेकिन सी आर यू नहीं है। ठीक है, इज अ रिंग, इज अ रिंग। ऑब्वियसली यूनिटी नॉट एग्जिस्ट्स इन 2Z plus dot. चलिए, also let 6 belongs to 2Z. let क्या, ये तो होगा ही। if we choose 6 भी नहीं, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 6 क्यों, 2,6 belongs to 2Z. Is 2 a factor of 6? कोई कहे कि आप सेट ऑफ इवन नंबर लीजिए, सारा काम आपको उसी में करना है और किसी सेट को कंसिडर ही नहीं करना है, ना इंटीजर को ना किसी को भी, बस आपको सेट ऑफ इवन नंबर या सेट ऑफ इवन इंटीजर को कंसिडर करना है। तो जब आप सेट ऑफ इवन इंटीजर को कंसिडर करेंगे और वहाँ से उठाएंगे 6, तो कहा जाएगा, क्वेश्चन होगा कि क्या 6 का फैक्टर मिलेगा आपको, या क्या 2 जो है 6 का फैक्टर है? 2 6 का फैक्टर है? तो चलिए, 2 अगर 6 का फैक्टर है, अगर होता है, तो हमें कोई ना कोई ऐसा C मिलना चाहिए जिसके लिए क्या, कहाँ हम जाएं,
6 इक्वल टू 2c लिख पाए? चेक। If 2 is a factor of 6, then 6 equal to 2c implies c equals to 3. c तो 3 हो जाएगा ना यहाँ पे, implies 6 equal to 3, which doesn't contain in 2z. So there does not exist any factor of 6. Any factor of 6 in 2z. 1 भी नहीं ले सकते ना आप। अगर 6 का फैक्टर आप कह रहे हो कि 6 है, यहीं पे लेट नाउ इफ केस 1 केस 2 डाल दीजिए, या क्वेश्चन 1 कर लीजिए, या ऐसे कर लीजिए, क्वेश्चन 2 कर लीजिए, या क्वेश्चन नहीं, इसको नोट कर सकते हैं आप। नोट, if 6 is a factor of 6 is a factor of 6, then तब क्या होगा? 6 अगर 6 का फैक्टर, तो हम 6 को 6c के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एम्प्लाइज c इक्वल्स टू 1, और जो कि नहीं बिलोंग कर रहा है कहाँ पे? 2z में, तो पॉसिबल नहीं है। हेंस neither 6 nor 1 is factor of 6। अब देखिए, इसको भी यहाँ से हटा लीजिए। 3 फैक्टर होगा नहीं, उसमें जा ही नहीं रहा है। 2 फैक्टर होगा नहीं, 1 फैक्टर होगा नहीं, 6 फैक्टर होगा नहीं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लिखिए, देन दैट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फैक्टर ऑफ 6, एनी फैक्टर ऑफ 6 इन 2z। फैक्टर को एग्जिस्ट करने के लिए ए, बी और सी तीनों को उसी सेट में होना होगा। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप चेक करिए, 1 भी फैक्टर नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आप कब फैक्टर बोलते हो? फैक्टर तभी बोलते हो जब जो एलिमेंट आप ले रहे हो वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करे। ये सारे के सारे 2, 3 और 1 सभी फैक्टर हो जाएंगे अगर हम सेट ले लें इंटीजर। लेकिन हम वहाँ पे कंडीशन डाल दें, रेस्ट्रिक्ट कर दें कि सेट आपको इवन इंटीजर ही लेना है, तब वहाँ फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कॉमन सी भी बात है, लेकिन फैक्टर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये तभी आया जब हम रिंग की बात कर रहे थे। विदाउट रिंग वी कैन कंसिडर अबाउट फैक्टर, वी कैन थिंक अबाउट फैक्टर। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल ये हो गया, तो कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल आप ले लीजिए 6 के बाद, चाहे इसमें नोट लगा के लिख लीजिए यहाँ पे एक बार। यहाँ पे अगर A और C दोनों नॉन ज़ीरो मिल गए, A और C दोनों नॉन ज़ीरो मिल गए, तो हम क्या कहेंगे? ये डिवाइज़र्स हैं। ठीक है, अगर डिवाइड भी करें, A और C दोनों B को डिवाइड करेंगे। अगर A और C दोनों B को डिवाइड कर रहे हैं और दोनों नॉन ज़ीरो हैं, तो हम क्या कहेंगे? दीज आर डिवाइज़र्स विच आर नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो डिवाइज़र्स क्या होते हैं? डिवाइज़र्स क्या होते हैं? अच्छा, चाहे आप इसको अगले ही पेज पे लिख लीजिए, यहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको। डिवाइज़र्स एवरी नॉन ज़ीरो
factor of an element of an element of an element of R is called डिवाइज़र। हर नॉन जीरो फैक्टर डिवाइज़र कहलाएगा। अभी थोड़ा सा आपको पीछे ले जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि नाउ z प्लस डॉट, ठीक है, z प्लस डॉट इज CRU होगा। यूनिटी तो है ही नहीं इसमें, 1 तो है ही, ठीक है, 0 है ही, रिंग, और भाई z प्लस एबिलियन है और z डॉट सेमी ग्रुप है, प्लस जो है डॉट जो है प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है रिंग का यहाँ पे। दिस इज CRU, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। हियर नाउ z प्लस एज z प्लस 0 बिलोंग्स टू z प्लस डॉट ना, 0 तो इसमें आएगा। अब 0 इक्वल टू B डॉट C या A डॉट B, A डॉट B फॉर सम A comma B belongs to integer, we can write जीरो का हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, A comma B belongs to integer and A comma B not equal to 0। दोनों ही ज़ीरो नहीं है, ठीक है, दोनों ही ज़ीरो नहीं है, ठीक, और ये ज़ीरो आ गया। आई थिंक इसमें इंटीजर की बात कर रहे हैं ना, एक सेकेंड, एंड A और B नॉट इक्वल टू 0। A या B में से कोई एक भी ज़ीरो नहीं है तो फैक्टर बन जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। अगर ज़ीरो लिखा है तो या तो A ज़ीरो ना हो या B ज़ीरो ना हो, ठीक है, लेकिन A अगर ज़ीरो हो गया, A अगर ज़ीरो हो गया तो वो डिवाइज़र नहीं होगा, फैक्टर हो सकता है। B अगर ज़ीरो हो गया तो डिवाइज़र नहीं होगा, फैक्टर हो सकता है। डिवाइज़र कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक है, डिवाइज़र कभी ज़ीरो नहीं होगा। हर नॉन ज़ीरो फैक्टर क्या होता है, डिवाइज़र होता है, ध्यान देना है, हर नॉन ज़ीरो फैक्टर। यहाँ अगर दोनों में से कोई एक भी ज़ीरो हो गया तो वो डिवाइज़र नहीं होगा, दूसरा वाला डिवाइज़र हो जाएगा। ज़ीरो का डिवाइज़र ज़ीरो, 0 बाई 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो 0 इक्वल टू 3 इंटू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिवाइज़र है, 0 डिवाइज़र नहीं है, ठीक है, 3 डिवाइज़र है, 0 डिवाइज़र नहीं है। या अगर 3 इंटू बी लिखोगे आप 3b, तो भाई 3 तो डिवाइज़र है। अब 3 इंटू बी को 0 करना है तो इनमें से एक को तो 0 होना पड़ेगा ना, तो b क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, 3 तो 0 होगा नहीं, तो b इज़ नॉट डिवाइज़र, 3 इज़ डिवाइज़र। in fact in any CRU, if there exists A comma B such that 0 equal to AB, A comma B, there exists non-zero, there exists non-zero A and B such that 0 equal to A into B, then A and B are divisors of 0. That is
ज़ीरो डिवाइजर्स। समझ में आया? कॉन्सेप्ट असल में यहाँ से आया था। किसी भी CRU में भाई अगर रिंग है तो ज़ीरो एलिमेंट होगा उसका। दिस ज़ीरो इज़ नॉट ऑर्डिनरी ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो एलिमेंट। ठीक है, ये ज़ीरो एलिमेंट है। तो अगर ज़ीरो एलिमेंट को हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर पा रहे हैं, A और B के, और A और B दोनों ही ज़ीरो नहीं है, तो दोनों क्या बन जाएंगे? डिवाइजर्स बन जाएंगे ना। ज़ीरो नहीं है तो पक्का डिवाइज़र बनेंगे। ठीक है, अगर फैक्टर है तो, अगर A और B फैक्टर हैं तो, और नॉन जीरो है तो पक्का डिवाइजर बनेंगे। एवरी नॉन जीरो फैक्टर इज डिवाइजर। सो हियर A एंड B इज डिवाइजर विच आर नॉन जीरो, दैट इज जीरो डिवाइजर्स। जीरो डिवाइजर क्यों बोला गया? क्योंकि ये क्या कर दे रहे हैं? जीरो दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। चलिए इतना तो बहुत रहा, इसलिए जीरो डिवाइजर टर्म आया यहाँ पे। एक और कॉन्सेप्ट है, नोट कर सकते हैं आप, इसको नोट कर सकते हैं। फॉर एवरी एलिमेंट A belongs to R. A belongs to R. A belongs to R. एसोसिएट आपको बता चुके थे, यूनिट बता चुके थे, ये ध्यान रखिएगा। यूनिट और एसोसिएट बता चुके थे। फॉर एवरी एलिमेंट A belongs to R, एन यूनिट एंड एसोसिएट, unit A belongs to R, unit and associate of A are always factors of A। ये ध्यान दीजिएगा। and they are known as improper factors। ठीक है, the term improper factor, this improper factor। यहाँ कह रहा है कि कोई भी एक आप R से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, हमेशा उसके दो फैक्टर मिलेंगे। एक उसका एसोसिएट हो जाएगा और दूसरा यूनिट हो जाएगा जो एसोसिएट के करस्पॉन्डिंग था। ठीक है, मीन्स अगर आप A को लिखते हैं, इफ U इज सम यूनिट इन R, then for any A belongs to R, A equal to U inverse UA। अब बताइए, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये जो लिखा है, ध्यान से देखिए। हम बताए थे कि अगर किसी भी एलिमेंट का एसोसिएट लेना हो तो उसके यूनिट से प्रोडक्ट करा दो। 3 का एसोसिएट 3U, 4 का एसोसिएट 4U, 6 का एसोसिएट 6U फॉर एनी यूनिट U इन R। ठीक है, तो ये एसोसिएट हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया? एसोसिएट ऑफ A। This is unit corresponding to associate। This is in fact unit। क्या यूनिट? आप इसको यूनिट लिख सकते हो,
इनवर्स ऑफ यूनिट, इनवर्स ऑफ यूनिट, या सिंपली यूनिट लिख सकते हो। इनवर्स ऑफ यूनिट इज ऑल्सो अ यूनिट। इनवर्स ऑफ यूनिट, यू का इनवर्स, भाई ये तो आइडेंटिटी दे देगा, यूनिटी दे देगा, और यूनिटी इंटू ए गिव्स ए। ए को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, तो इसके फैक्टर मिल गया ना हमको हमेशा, तो हर एलिमेंट के फैक्टर मिल जाएंगे, हर एलिमेंट के फैक्टर मिल जाएंगे आपको, बशर्ते एक यूनिट एग्जिस्ट करे। अब इंटीजर में ज़रा आ जाओ, वापस आते हैं इंटीजर में, सेट ऑफ इंटीजर में 3 को लिखते हैं तो हम 3 इंटू 1 लिख लेते हैं, या ऐसा 3 को लिखते हैं तो 1 इंटू 3 लिख लेते हैं, ठीक है, 1 इंटू 3, मतलब ये ऐसा है ना, 3 इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 3, यही तो लिखा है ना यहाँ पे। ये 3 का एसोसिएट है क्या, एसोसिएट ऑफ 3, एसोसिएट ऑफ 3, वाई? अगर 3 का एसोसिएट निकालना है तो 3 को किसी यूनिट से ऑपरेट करा दें सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो भाई इंटीजर में एक ही यूनिट है, यूनिटी। इंटीजर है सेट ऑफ इंटीजर इन z प्लस डॉट, देयर एग्जिस्ट ओनली वन यूनिट, यूनिट that is unity ना, यूनिटी 1। तो 3 का एसोसिएट 3 इंटू, भाई एक ही यूनिटी ही है उसमें, 1 और माइन 1 है, 1 ही है खाली, और क्या। तो 3 इंटू 1, 4 इंटू 1, 5 इंटू 1, तो ये एसोसिएट हो गया। और 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 ही होगा ना, 1 का इनवर्स। अब ठीक है, दिस इज यूनिट, और इनवर्स ऑफ यूनिट, इनवर्स ऑफ यूनिट दैट इज यूनिट। भाई तो ये क्या आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, 3 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इंटू 3 लिख तो दिए, ठीक है ना, तो ये तो लिख ही दिए। सो 3 के पास कितने फैक्टर हैं, 1-2 फैक्टर तो पक्का ही है, 3 और 1। So 3 has always 2 factors, 1 and 3। आपको अब समझ में आया होगा यहाँ पे कि 1 फैक्टर क्यों हो जाता है सबका, ठीक है, 1 सबका फैक्टर क्यों, इनफैक्ट डिवाइजर क्यों हो जाता है। भाई नॉन ज़ीरो है 1 भी और नॉन ज़ीरो है 3 भी, तो बोथ आर डिवाइजर्स ऑल्सो, and both are divisors of 3 also, ठीक है। तो दोनों जो है 3 के डिवाइजर्स भी हो जाते हैं क्योंकि नॉन ज़ीरो हैं, और फैक्टर क्यों हो गए, क्योंकि एक हमारे पास 1 है यूनिट और दूसरा एसोसिएट है 3। इसीलिए यही रीज़न है कि हर एलिमेंट का कम से कम 2 फैक्टर मिल जाता है इंटीजर में, पहला वो एलिमेंट और दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट, ठीक है। यही रीज़न है कि 1 हमेशा एक फैक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे अभी क्या पढ़ा था, U इनवर्स UA, तो यूनिटी का है तो इनवर्स यूनिटी वही वाला आ जाएगा ना, हमेशा आ जाएगा। तो यूनिटी हमेशा एक फैक्टर होती है, किसी भी एलिमेंट के लिए यूनिटी हमेशा एक फैक्टर होती है, और यूनिटी में उसी एलिमेंट को ऑपरेट कराएंगे तो वही एलिमेंट मिल जाएगा, मीन्स दैट एलिमेंट इज ऑलवेज अ फैक्टर। यूनिटी भी फैक्टर, ठीक है, क्योंकि यूनिटी का इनवर्स वही यूनिटी, ठीक है, और उस यूनिटी से जनरेटेड सारे एसोसिएट्स भी क्या होंगे, फैक्टर। तो इसलिए आपको 2 फैक्टर हमेशा किसी भी नंबर के मिलते हैं इंटीजर्स में, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5। दिस इज द मतलब दिस इज पर्टिकुलर रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न ये है। आप जो छोटी क्लासेस में फैक्टर वैक्टर पढ़े हो, चाहे जो भी डिवाइजर्स पढ़े हो, जो भी चीज़ें पढ़े हो, असल में उसका जनरलाइज कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये है, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए यूनिटी है, इसलिए फैक्टर्स हैं,
ठीक है, इसलिए डिवाइजर्स हैं। तो 1 और 3 हमेशा क्यों मिल जाता है? कहते हैं ना कि 6 का फैक्टर बताओ तो आप तुरंत 1 और 6 बोल देते हो, 2 3 तो बात की बात है। 3 का फैक्टर बताओ तो 1 और 3 बोल देते हो। कैसे? क्या इसलिए कि वो डिवाइड करते हैं तो फैक्टर हो गए? खाली वही रीज़न है। तो उसके लिए चीज़ें रिंग भी होनी चाहिए, रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। डिवाइजर्स में चेक करना है, नॉन जीरो होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये काम हर सेट पे हो सकता है ना। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल सच टाइप्स ऑफ सेट दैट इज फॉर्म्स अ रिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फैक्टर। 1 और 3 आर ऑलवेज इम्प्रॉपर फैक्टर। तो जो भी आपसे पूछे वो कौन से फैक्टर्स थे, तो इम्प्रॉपर फैक्टर्स थे। अब कितने इम्प्रॉपर फैक्टर्स हो सकते हैं, तो चलिए चेक करते हैं। एक सेट ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जेड आई में कैसे एलिमेंट होते हैं बताइए? ए प्लस आई बी, यही होता है ना। बता चुका हूं कि इसके यूनिट कौन कौन से होते हैं। यूनिट्स आर 1 -1 आई एंड माइनस आई। ना समझ में आए तो एक को ए को 1 रखना, बाकी को 0 करना, फिर बी को 1 रखना, बाकी को 0 करना। ए को 1 रखोगे तो 1 ही मिलेगा, बी को 1 रखोगे तो आई मिलेगा, और जो मिल जाए फिर उसका निगेटिव लगा देना उसके आगे। तो 1 -1 आई एंड माइनस आई, दीज आर यूनिट्स, ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ टू इन ZI। तो भाई यूनिट तो फैक्टर्स होते हैं, किसी के भी होते हैं हमेशा। एसोसिएट भी फैक्टर होते हैं, तो हम क्या करें, एसोसिएट निकाल लें। नाउ एसोसिएट्स ऑफ टू, एसोसिएट्स ऑफ टू आर कौन कौन से? 2 मल्टीप्लाई करा था ना यूनिट से, तो एक एसोसिएट मिल जाएगा 2, 2 × 1, दूसरा क्या मिल जाएगा -2, तीसरा क्या मिल जाएगा 2i, और चौथा क्या मिल जाएगा -2i। 4 फैक्टर ये, 4 फैक्टर ये। सो टोटल 8 इम्प्रॉपर फैक्टर, इम्प्रॉपर फैक्टर, ठीक है। ये ध्यान रहे कितने इम्प्रॉपर फैक्टर हैं, 8 इम्प्रॉपर फैक्टर हैं अपने पास। कोई इसमें दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला इसी में इम्प्रॉपर बार बार बोलने तो दिमाग में ऑब्वियसली आएगा कि प्रॉपर होता है कि नहीं। भाई इम्प्रॉपर फैक्टर तो पता चल गया, प्रॉपर फैक्टर होता है कि नहीं। तो जो इम्प्रॉपर नहीं है वही प्रॉपर है, या जो प्रॉपर नहीं है वही इम्प्रॉपर है, ठीक है। देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं 2 को 1 + i और 1 - i लिख सकते हैं आप। अच्छा, ये भी किसका एलिमेंट होगा, ZI का एलिमेंट होगा। ये भी किसका एलिमेंट होगा, ZI का एलिमेंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए क्या ये यूनिट है? इन दोनों में से कोई भी यूनिट है? यूनिट है, पहली बात तो। यूनिट तो भाई यूनिट होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। 1 + i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बताइए? 1 + i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/1 + i, ठीक है, यही होगा। करिए इसको ऑपरेट। 1 - i/2, दैट इज 1/2 + -1/2i doesn't belongs to ZI। यूनिट तो है ही नहीं। सिमिलरली 1 - i is not unit, so they are not improper,
improper, that is proper factors. So 2 belongs to Zi has total 10, that is 8 improper plus 2 proper factors. ठीक है, 2 के पास क्या होगा, 8 improper factor and 2 proper factor in Zi. 2 के पास टोटल 10 टाइप के फैक्टर्स हैं, 10 फैक्टर्स हैं, 8 इम्प्रॉपर वाले और 2 प्रॉपर वाले. सेम एग्जांपल आपको दिया जाएगा 2 के बाद 3 का. 3 के कितने इम्प्रॉपर फैक्टर होंगे, 3 बिलोंग्स टू Zi करेंगे आप. 4 यूनिट तो ऐसे हो गए और 4 एसोसिएट डायरेक्टली लिख रहे हैं. 1 - 1 I and -I, दिस आर 4 यूनिट. ठीक है, थोड़ा स्पीड में. और एसोसिएट्स किसके, कौन कौन से हो जाएंगे, यूनिट से ऑपरेट कराइए 3 को. 3 - 3 3I एंड -3I, टोटल 8 improper factors. अब हम पूछे कि इसके पास प्रॉपर फैक्टर होगा इन Zi. इज देयर एग्जिस्ट एनी प्रॉपर फैक्टर, एनी प्रॉपर फैक्टर ऑफ 3 इन Zi? दिस इज आवर क्वेश्चन. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. क्या हमारे पास 3 का कोई भी प्रॉपर फैक्टर होगा Zi में? तो अगर प्रॉपर फैक्टर होगा तो ऐसे ब्रेक कर पाएंगे उसको 2 एलिमेंट के फॉर्म में. भाई फैक्टर, अगर फैक्टर है, सपोज दैट, प्रॉपर इम्प्रॉपर छोड़ दीजिए, फैक्टर होने के लिए क्या होना था, प्रॉपर छोड़िए, इम्प्रॉपर तो मिल गया आपको, 3 का फैक्टर ही खोज रहे हैं ना, तो ब्रेक कर दें. 3 को समथिंग A + IB में और C + ID में ब्रेक कर दें. A, B, C, D बिलोंग्स टू इंटीजर. ऐसा ही ना भाई, ये Zi में होना चाहिए तभी तो होगा. अगर प्रॉपर फैक्टर है, ठीक है, A + IB अगर 3 का प्रॉपर फैक्टर है तो दिस इंटू दिस, ये है तो ये होगा. मतलब ये डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं. ठीक है, अगर ऐसा है, नाउ इफ सो देन as 3 belongs to Zi, then modulus of 3 equals to modulus of A + IB modulus of C + ID. ऐसा स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों का आप स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा, 9 = A² + B² एंड C² + D². ये 9 2 नंबर के मल्टीपल, 2 नंबर के प्रोडक्ट में आ रहा है. ठीक है, 9 2 नंबर के प्रोडक्ट में आ रहा है. अच्छा, ये क्या है, अब A और B क्या थे, इंटीजर्स थे, तो ये कहाँ चला जाएगा, इंटीजर में. C और D क्या थे, इंटीजर थे, तो ये भी कहाँ चला जाएगा, इंटीजर में. नाउ वी हैव टू चेक वेदर nine can be written in product of two integers. Or not.
9 को हम दो इंटीजर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कि नहीं भाई, ये इंटीजर और ये इंटीजर। अब 9 को अगर दो इंटीजर के प्रोडक्ट में लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, 9 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 1 इंटू 9, और क्या पॉसिबिलिटी है 3 इंटू 3, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 9 इंटू 1, बात वही है, कर लो 9 इंटू 1 भी कर लो। अगर ऐसा है तो a प्लस आई बी को आप 1 बोल रहे हो, c प्लस आई डी को आप क्या बोल रहे हो, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप 1 बोल रहे हो, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को आप 9 बोल रहे हो, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 3 बोल रहे हो, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को 3 बोल रहे हो, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 9 बोल रहे हो, एंड c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को 1 बोल रहे हो। यही तो कह रहे हैं हम। अगर ऐसा पॉसिबल है तो यही कह रहे हैं, और क्या, तभी तो होगा ना इधर। ठीक है, देखते हैं अब। अगर ऐसा है, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो इंटीजर ऐसा है कि उनका स्क्वायर 1 हो जाए, सिंपली पाइथागोरियन ट्रायोड फॉलो हो रहा है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो न यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है, न यहाँ पे हो रहा है, न यहाँ पे हो रहा है, न यहाँ पे, न यहाँ पे, न यहाँ पे। दो इंटीजर जिनका स्क्वायर करें तो 1 मिल जाए, तभी पॉसिबल है उसमें से एक 0 हो जाए। ठीक है, ये इसको आप 1 कर लो, 2 कर लो और 3 कर लो। 1 इज पॉसिबल ओनली व्हेन a और b इक्वल्स टू 0, c और d इक्वल्स टू 0, तभी पॉसिबल है। 1 इज पॉसिबल ओनली व्हेन a और b इक्वल्स टू 0 एंड c और d इक्वल्स टू 0, और a और b इक्वल्स टू, यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि यहाँ भी 0 हो जाए या यहाँ भी 0 हो जाए। ठीक है, a और b इक्वल्स टू 0 एंड c और d इक्वल्स टू 0, और यहाँ भी a और b इक्वल्स टू 0 एंड c और d इक्वल्स टू 0। सब में एक ही केस लगेगा भाई, किसी न किसी एक को 0 होना होगा। ठीक है, तो a या b, a 0 हो या b 0, अगर a 0 होगा तो b क्या होगा, 1 प्लस माइनस 1। ठीक है, a और b, अगर a 0 होगा तो b प्लस माइनस 1 होगा, c 0 होगा तो d प्लस माइनस 3 होगा, a 0 होगा तो b प्लस माइनस, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3, इसमें तो √3। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कहाँ से, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं पॉसिबल, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 पॉसिबल नहीं है। a को 0 भी कर देंगे तो b क्या होगा, पॉसिबल होगा, नहीं है। c को 0 कर देंगे तो भी पॉसिबल, d स्क्वायर इक्वल टू 3, देन d इक्वल टू √3 एंड d इज इंटीजर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो या तो ये हो या ये हो। तो a 0 और b प्लस माइनस 1, c 0 और d प्लस माइनस 1, सॉरी d प्लस माइनस 3, तो 4 तो यहाँ से मिल गए। ठीक है, 4 तो यहाँ से मिल गए। या b को 0 करो तो a प्लस माइनस 1, और d को 0 करो तो c प्लस माइनस 3, 4 यहाँ से मिल गए, 8, और वही वाले 8 आपको यहाँ से मिलेंगे, रिपीट कर जाएंगे। तो ये आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, या फिर मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल होने के लिए एक को 0 होना पड़ जा रहा है, और इसमें से एक भी 0 हो गया, जैसे सपोज दैट यहाँ पे a और c को 0 कर दिए तो b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 9। a को 0 करेंगे तो b को 1 होना पड़ेगा, c को 0 करेंगे d को 3 होना पड़ेगा, तो 1 इंटू 3 आ गया, वही तो लिखे थे, 1 इंटू 3 आ गया, तो यही तो लिखे थे ना, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, यूनिट एसोसिएट। सारे के सारे इम्प्रॉपर ही रिपीट करेंगे, प्रॉपर फैक्टर्स के नहीं होंगे।
सो 3 has total 8 factors and all are improper. That is, 3 does not have proper factor. तो अगर कभी कहे किसी रिंग में किसी एलिमेंट के लिए कि इसके पास प्रॉपर फैक्टर नहीं है, प्रॉपर फैक्टर नहीं है, इसका मतलब क्या है? इम्प्रॉपर फैक्टर तो होगा ही होगा। और इम्प्रॉपर फैक्टर की जैसे ही बात आएगी, आप तुरंत दिमाग में आपके रिंग आना चाहिए। रिंग छोड़िए, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर उसने बोल दिया कि एन एनी एलिमेंट फ्रॉम एनी सेट डजंट हैव प्रॉपर फैक्टर, देन you have to think about the ring. You have to think about the ring. That is, they have just only improper factors. और improper factors तो होंगे ही होंगे, पक्का होंगे, ठीक है। अरे कुछ नहीं होगा, यूनिटी तो होगा, यूनिटी होगा ना। तो यूनिटी और यूनिटी से करस्पॉन्डिंग एसोसिएट, 3 का पूछ रहा है तो 1 और 3, 4 का पूछ रहा है तो 1 और 4। यूनिटी अगर आपका आई हो गया सपोज दैट, और एलिमेंट हो गया ए, एलिमेंट कोई हो गया मैट्रिक्स ए, तो एक उसका एक फैक्टर आई हो जाएगा, दूसरा ए आई यानी ए, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्रॉपर फैक्टर तो मिलेंगे ही, और 2 तो मिलेंगे ही मिनिमम, 2 तो मिलने ही मिलना है, ठीक है। सो 3 डजंट है प्रॉपर फैक्टर। आप अगला चेक कर सकते हो 5 के लिए, 5 क्वेश्चन। अगला ये आपको चेक करना होगा, आई थिंक खुद से करके लाइए इसको आप। 5 के लिए है प्रॉपर फैक्टर होगा कि नहीं, सॉरी टोटल फैक्टर कितने होंगे, प्रॉपर क्या होता है, टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो यहाँ 8 तो आपको इम्प्रॉपर दिख ही रहे हैं, 1 - 1 i - i, 5 - 5, 5 i - 5 i, 8 तो इम्प्रॉपर दिख ही रहे हैं। अब प्रॉपर होंगे कि नहीं, ठीक है, चेक करिए प्रॉपर होंगे कि नहीं। तो अगर प्रॉपर होंगे तो दो पार्ट में ब्रेक कर पाएंगे, उसको 10 हो जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, चेक करना है, ठीक है। तो ये है, और आई थिंक इसमें कुछ और नहीं बचा है, यही है। अब आगे चलेंगे हम फैक्टर्स के बाद इररिड्यूसिबल एलिमेंट पे, और इररिड्यूसिबल एलिमेंट वही होते हैं जिनके पास प्रॉपर फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड इररिड्यूसिबल एलिमेंट, when we have to find irreducible element, then that element has no any proper factor। असल में आपको रिड्यूसिबिलिटी नहीं इररिड्यूसिबिलिटी पूछी जाती है। कोई भी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है, या किसी पॉलिनोमियल को लेके चलते हैं कि ये पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल है कि नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन इररिड्यूसिबल ही आएगा कि ये इररिड्यूसिबल है कि नहीं, रिड्यूसिबल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको दिमाग में रिड्यूसिबिलिटी लेके नहीं चलनी, रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि इररिड्यूसिबल है कि नहीं, ठीक है। अगर प्रॉपर फैक्टर नहीं है तो इररिड्यूसिबल है, अगर है तो नहीं है, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल की रिड्यूसिबिलिटी रिसिप्ट ऐसे ही चेक करेंगे, और हम वहीं पहुंच रहे हैं, एक्चुअली हमें करना वही है, और हम वहीं पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। पूरा पॉलिनोमियल पढ़ जाएंगे, 6 वाला भी आ जाएगा, 6 to लेके 8, 10, 11, 12 जितने पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे एक तरीके से। फैक्टर्स आपको समझ में आए, किसी भी सेट के लिए, किसी भी तरीके के लिए फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कभी भी आपको किसी सेट के लिए पूछा जाए, ठीक है। फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम 2 तो होंगे ही, यूनिट और उससे करस्पॉन्डिंग एसोसिएट उस नंबर का, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे इररिड्यूसिबिलिटी पे, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।